हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 26 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर और क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए 26 मई का सबसे पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। निम्न में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 टाइम शेल्टर नाम के उपन्यास को दिया गया है, जो कि एक बुल्गेरियन उपन्यास है। लिखा किसके द्वारा गया? तो देखिए, इसके लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं और इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन एंजेला रोडेल के द्वारा किया गया है। बुल्गेरियन लेखक जॉर्जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास टाइम शेल्टर को 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अब देखिए, ये बुल्गारिया का पहला ऐसा उपन्यास है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अब अगर हम इस उपन्यास की बात करें कि ये किससे रिलेट करता है, तो टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां पर भूलने की बीमारी का इलाज किया जाता है। एक ऐसा क्लिनिक जहां पर पेशेंट को पुरानी पेंटिंग दिखाकर, पोर्ट्रेट दिखाकर उनके भूलने की बीमारी का इलाज किया जाता है। देखिए, टाइम शेल्टर गॉस्टाइन नामक एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो अल्जाइमर रोगियों, डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए एक क्लिनिक शुरू करता है ताकि उनकी याददाश्त ठीक की जा सके। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टाइम शेल्टर नाम के उपन्यास को दिया गया है। इसके पहले देखिए, 2022 में यह पुरस्कार भारतीय उपन्यास को मिला था जिसका नाम है टॉम ऑफ सेंड, जो कि लेखिका गीतांजलि श्री का उपन्यास है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। अब देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो यह हर साल एक ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया हो और ऐसी बुक यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर नाम के बुल्गेरियन उपन्यास को दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशन के मध्य प्रारंभ की गई है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून से नई दिल्ली तक चलाई गई है। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में देखिए, 25 मई को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जो कि देहरादून से दिल्ली तक चलाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, प्लेस पता चल गया कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, देहरादून से नई दिल्ली तक। अब अगर हम इस ट्रेन की बात करें, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे देखिए पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, ये एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन भी है। यह पूरी तरह से देखिए भारत में ही डिज़ाइन की गई है और इसका निर्माण भी भारत में ही किया गया है। सबसे पहली वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य में चलाई गई थी। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पहली वंदे भारत ट्रेन को कब चलाया गया था। अब उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत देहरादून से नई दिल्ली तक चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल किसका प्रतीक है? तो हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का एक प्रतीक है। आंसर सी हो जाएगा। अब सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अब इसे भारतीय संसद में स्थापित किया जाएगा। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह प्रतीक के रूप में दिया गया था। वैसे ये मूल रूप से तमिलनाडु का वास्तुशिल्प है, लेकिन इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। अभी तक ये इलाहाबाद के संग्रहालय में था, लेकिन अब इसे भारत की नई संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के पास स्थापित किया जाएगा। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंगोल एक 5 फीट लंबी छड़ी है जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी का एक प्रतीक देखने को मिलता है। भारत में नंदी को न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, जो कि इस सेंगोल के ऊपर के हिस्से में एक आकृति के रूप में बना हुआ है। तो इसे भारत के नए संसद भवन में अब स्थापित किया जाने वाला है।
तो 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन 21 मई से 30 मई तक किया जाने वाला है। 2023 में अगर हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम की बात करें तो WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, यह 2023 में 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम है। WHO की इस वार्षिक सभा में देखिए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक साथ भाग लेने वाले हैं और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत की ओर से देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस वार्षिक सभा में भाग लेने गए हैं। तो 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया जा रहा है। अब अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो काफ़ी बार आपने इस संगठन का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। इसकी स्थापना देखिए 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ही जेनेवा में स्थित है, जहां पर सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे स्पेशली याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चर्चा में रहा AI सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए एरावत जो कि भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक का फुल फॉर्म है। इस संस्था के द्वारा एरावत सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए हाल ही में जर्मनी में आयोजित हुए 61 अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में भारत के सीडेक पुणे द्वारा विकसित किए गए AI सुपर कंप्यूटर एरावत को भी शामिल किया गया है। इन 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का यह सुपर कंप्यूटर 75वें स्थान पर है। अब क्वेश्चन आता है कि पहले स्थान पर इस सूची में किसको रखा गया। तो ये अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम फ्रंटियर है। फ्रंटियर को 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में पहला स्थान दुनिया में प्रदान किया गया है। भारत की कंपनी सीडेक के द्वारा विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर एरावत को इस सूची में 75वां स्थान दिया गया है। आगे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया। तो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन झारखंड राज्य में बनाया गया है। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि देखिए 165 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और यह हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बन गया है। इसके उद्घाटन समारोह में देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के अलावा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DS चंद्रचूड़, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र समेत कई और जज भी सम्मिलित थे। वर्तमान में भारत में हाईकोर्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है। इनमें से भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। वर्तमान में सबसे बड़ा परिसर किस हाईकोर्ट का है। तो ये झारखंड हाईकोर्ट का है, जो कि 165 एकड़ में फैला हुआ है। फीबा एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फीबा, जिसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया जोन के नाम से जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर के गोविंदराज को बनाया गया है। डॉक्टर के गोविंदराज जो कि भारत में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, इन्हें हाल ही में फीबा एशिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले देखिए कतर के शेख सऊद अली अल थानी फीबा एशिया के अध्यक्ष थे। अब इनके बाद बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज को फीबा एशिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फीबा एशिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए फीबा की अगर हम बात करें तो ये पूरी दुनिया भर में बास्केटबॉल खेलों का संचालन करने वाली और नियंत्रण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 18 जून 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मीज में स्थित है। वर्तमान में हमाने नियांग इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया जाने वाला है। आंसर बी हो जाएगा। इस फेस्टिवल का आयोजन देखिए
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और यूरोपीय संघ के सहयोग से पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 3 से 5 जून 2023 तक किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में देखिए 12 देशों की 16 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए भारत की जितनी भी शहरी आबादी है उनमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले आर्थिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना और नागरिकों को पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बताना और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है। तो देखिए भारत के मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप से संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों रहे ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए मुरली श्री शंकर ने ग्रीस में आयोजित इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इसी के साथ सितंबर में चीन के हांगझोउ में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो भारत के खिलाड़ी मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप से संबंधित है। इन्होंने देखिए इस प्रतियोगिता में अपने हमवतन जेस्विन एड्रिन को ही हराया है। भारत के जेस्विन एड्रिन को इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग जंपर एलन रकर को इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। तो भारत के मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने देखिए अपने यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए त्रिपुरा राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया है। सौरभ गांगुली भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रह चुके हैं, जिन्हें हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी कैपिटल अगरतला है और वर्तमान में माणिक साहा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है। त्रिपुरा के गवर्नर के पद पर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा राज्य का हाल ही में टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमने 26 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड में हैं उनके हेडक्वार्टर और स्थापना सन को यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना देखिए 1944 में की गई थी और दोनों का ही मुख्यालय USA के वॉशिंगटन DC में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई थी, इसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में स्थित है। और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और उसके स्थापना सन को बहुत ही स्पीड में डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अब आ जाइए हम 25 मई के करंट अफेयर जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। इनका संबंध भारत के किस राज्य से था? तो तेलुगु कहानीकार और उपन्यास केतु विश्वनाथ रेड्डी का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से था, जिनका हाल ही में देखिए निधन हो गया है। सुधीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने जीता है। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। पंचकर्म संकल्प का संबंध बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से है। बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में
SL3 वर्ग में पुरुष एकल का खिताब प्रमोद भगत ने जीता है। द इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क का संबंध किस संस्था से है? तो द इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क का संबंध वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में रखी गई है। 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामिरीता का संबंध किस राज्य से है? तो 28 बार रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामिरीता नेपाल देश के रहने वाले हैं। हमार सुघर लायका अभियान का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसके बाद लास्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 25 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, इसके मुख्यालय को भी पढ़ा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि WHO की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।